अरे कमाल हो गया सुधीर, तुम तो प्रेग्नेंट हो गए। तुम्हारे पेट में तो बच्चा पल रहा है। ये कैसे हो सकता है अंजलि? एक पुरुष डॉक्टर गर्भवती कैसे हो सकता है? वो अपने अस्पताल में मरीजों को देखने के लिए जाता है तो सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे वो डॉक्टर जी, कौन सा महीना चल रहा है भाई, जरा बताओगे का? का पेट देखी कर तो लागत है का 7वां महीना चल रहा है। अरे इस डॉक्टर से अपना तो इलाज हो नहीं रहा, फिर ये हमारा क्या इलाज करेगा? पुरुष होए के गर्भवती हुआ फिर रहा है पापी। अंजलि बच्चों की डॉक्टर थी और हमेशा बच्चों से घिरी रहती थी। कहा बताएं डॉक्टर जी, हमारा मुन्ना रात से रोए जा रहा है। देखो तो का क्या हुआ है। क्यों रो रहा है तू? रात से क्यों रोए जा रहा है? लो, कहाँ रो रहा है मुन्ना? ये नटखट तो हंस रहा है। ये तो कमाल हो गया डॉक्टर जी, आपका गोद में आकर तो रोते बच्चे भी हंसने लगते हैं। डॉक्टर अंजलि को बच्चों से बहुत प्यार था, मगर शादी के 10 साल बाद भी उसका अपना कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो हमेशा बहुत दुखी रहती थी। देखो न सुधीर, हमने सब तरह के टेस्ट करवा लिए और सब तरह की कोशिश भी कर ली, मगर फिर भी बच्चे का मुंह देखने के लिए तरस गए हैं। अरे क्यों हमेशा बच्चे का रोना रोती रहती हो अंजलि? क्या करोगी बच्चा पैदा करके? खामखा 9 महीने तक दुख तकलीफ उठानी पड़ेगी। भूल जाओ बच्चा और जिंदगी की ऐश करो ऐश। हाँ। अंजलि को अपने पति डॉक्टर सुधीर की बात सुनकर बहुत दुख होता है और वो मन ही मन कहती है, ये तो ईश्वर का शुक्र ही है कि बच्चे पैदा करने का दुख और कष्ट सिर्फ औरतों को उठाना पड़ता है, लेकिन अगर पुरुष को उठाना पड़े तो दुनिया में बच्चे पैदा होना ही बंद हो जाए। एक दिन अंजलि की मौसी ललिता उसके घर आती है और अंजलि को दुखी देखकर उसको समझाते हुए कहती है, तुम ठहरी डॉक्टर, डोरा ताबीज जंतर मंतर बाबा फकीर माँ काहे विश्वास करने लगी? अगर कर दी तो क्या अब तेरी गोद सूनी रह पाती भला? बोलो। मौसी, अब जो चाहो मैं करने को तैयार हूँ, मेरी गोद भर जाए बस। अरे भर जावेगी, शर्तिया भर जावेगी। बस मुरली बाबा के पास चल मेरे साथ बेटा। शहर से दूर जंगल में एक शानदार कुटिया थी। उसी कुटिया में मुरली बाबा रहते थे। मुरली बाबा मुरली बजाते हुए ध्यान करते थे और लोगों को दुख तकलीफ से मुक्ति पाने के उपाय बताते थे। ललिता अंजलि को लेकर बाबा के पास जाती है। हो जाएगा, तुझे भी संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए मैं तुझे एक सेब दूंगा, उसे खा लेना। धन्य हो मुरली बाबा, आपने कहा है तो सच ही हो जाएगा। मुरली बाबा अंजलि को एक सेब देते हुए कहते हैं, ये चमत्कारी सेब है। कल सुबह सूर्य उगने के बाद स्नान करके इसे खा लेना। इसके खाने से तुम्हें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अंजलि सेब को रसोई में रखकर स्नान करने चली जाती है और तभी डॉक्टर सुधीर रसोई घर में आता है और उसकी नजर सेब पर पड़ जाती है और वो सेब को उठाकर खा लेता है। और कुछ देर बाद अंजलि सेब को ढूंढते हुए उसके पास आती है। सुधीर, वो वहाँ रसोई में एक सेब रखा था। मैं सेब रखकर बस नहाने ही गई थी। वापस आकर देखा तो सेब वहाँ पर नहीं था। तुमने देखा क्या? सेब तो बड़ा मीठा था अंजलि, खाकर मजा आ गया। ये सुनकर अंजलि चौंक जाती है और मन ही मन कहती है, हेलो, बाबा जी का चमत्कारी सेब तो ये जनाब खा गए। अगर सेब ने इन पर अपना जादू दिखा दिया तो क्या होगा? कहीं उल्टी गंगा ना बहने लग जाए। ये सोचकर अंजलि चुप ही रही और कुछ दिन बाद जो उसने सोचा था सच ही साबित हुआ। डॉक्टर सुधीर का पेट एकाएक बढ़ने लगा और उसे अपने पेट में कुछ अटपटी सी चीज महसूस होने लगी। अरे देखो तो अंजलि, मेरा पेट अचानक से बढ़ने लगा है और भीतर कुछ महसूस भी हो रहा है। ये सुनकर अंजलि को चमत्कारी सेब की बात याद आती है और उसे सुधीर के गर्भवती होने का संदेह होता है। वो उसे लेकर तुरंत अस्पताल जाती है और उसका चेकअप करवाती है तो सचमुच हैरान रह जाती है। अरे कमाल हो गया सुधीर, तुम तो प्रेग्नेंट हो गए। तुम्हारे पेट में तो बच्चा पल रहा है। ये कैसे हो सकता है अंजलि? एक पुरुष डॉक्टर गर्भवती कैसे हो सकता है? ये तो भगवान ही जाने। जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं सुधीर का पेट बढ़ता जाता है। वो अपने अस्पताल में मरीजों को देखने के लिए जाता है तो सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे वो डॉक्टर जी, कौन सा महीना चल रहा है भाई, जरा बताओगे का?
ईका पेट देखी कर तो लागत है ईका 7वां महीना चल रहा है। लोग ये कहकर हंस ही रहे होते हैं कि तभी बूढ़ा मरीज बद्री अपने बेटे को झिड़कते हुए कहता है, अरे इस डॉक्टर से अपना तो इलाज हो नहीं रहा, फिर ये हमारा क्या इलाज करेगा? पुरुष होए के गर्भवती हुआ फिर रहा है पापी। धीरे धीरे लोग गर्भवती डॉक्टर सुधीर को देखकर उसे पापी समझने लगते हैं और उसे घृणा करके उससे दूर भागने लगते हैं। उसके अस्पताल में मरीजों का आना भी बंद हो जाता है। ये ईश्वर ने मुझे कैसी सजा दे दी, मेरा अस्पताल बंद हो गया और मैं लोगों से नजर मिलाने के काबिल तक न रहा। धीरे धीरे डॉक्टर सुधीर लोक लाज के डर से घर पर ही रहने लगते हैं, मगर दुर्भाग्य से वहाँ भी लोग उसे चैन से नहीं रहने देते। एक दिन अचानक कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। कौन? दरवाजे पर कौन है? हम गर्भवती पुरुष डॉक्टर सुधीर के फैन हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। अंजलि दरवाजा खोलती है तो कुछ लोग अंदर घुसे चले आते हैं और आते ही सुधीर के साथ सेल्फी लेने लगते हैं। आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? डॉक्टर सुधीर दुनिया का पहला गर्भवती पुरुष है, इसीलिए हम उनके साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं। अरे आओ डॉक्टर सुधीर के साथ सेल्फी लेते हैं, आओ ना थोड़ा ऐसे। ये कहकर सब पुरुष और स्त्रियां सुधीर को घेर कर खड़े हो जाते हैं और जबरन सेल्फी लेने लगते हैं। मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरी इस तरह से इज्जत मत उतारो। अंजलि मुझे बचाओ इनसे प्लीज। इस तरह डॉक्टर सुधीर लोगों के लिए तमाशा बन जाता है और उसका अपने ही घर में जीना मुश्किल हो जाता है, तो वो अपना खेल ही खत्म करने का निर्णय लेता है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा लोग मेरे साथ साथ अंजलि का जीना भी हराम किए रखेंगे, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, कम से कम अंजलि तो सुख से रह पाएगी। यही सोचकर सुधीर आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर जा खड़ा होता है और ट्रेन उसकी तरफ आने लगती है, मगर इससे पहले कि ट्रेन उसे अपनी चपेट में लेती, मुरली बाबा वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। सुधीर रोते हुए बाबा से कहता है, बाबा मुझे मर जाने दो, अपने पेट में ये पाप लेकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। ये पाप नहीं बल्कि तुम्हारी ही मनोकामना का फल है बेटा। आप क्या कह रहे हैं बाबा? हम सत्य कह रहे हैं, यदि भरोसा ना हो तो अपनी आंखें बंद करके स्वयं सारा सत्य जान लो। मुरली बाबा के कहने पर सुधीर अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अपने पूर्व जन्म की एक घटना दिखाई देती है। पूर्व जन्म में वो एक सुंदर युवती था। पुत्री, हम तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, तुम्हारी जो इच्छा हो बताओ, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। साधु जी, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं शरीर से पुरुष बन जाऊं और साथ ही मुझ में स्त्री के गुण बने रहे। मैं पुरुष रूप में स्त्री की तरह संतान को जन्म दूं। तथास्तु, ऐसा ही होगा, किंतु तुम्हारी ये मनोकामना अगले जन्म में पूर्ण होगी। पूर्व जन्म की ये घटना याद आते ही सुधीर सारी सच्चाई समझ जाता है और फिर मुरली बाबा से हाथ जोड़कर कहता है, अब क्या होगा बाबा? क्या इस बच्चे को जन्म देने के बाद मैं पुनः स्त्री बन जाऊंगा? नहीं, तुम इस बच्चे को जन्म देने के बाद पूर्ण रूप से मर्द बन जाओगे। तभी अंजलि भी वहाँ पर आ जाती है और सुधीर के पूर्व जन्म की सच्चाई जानकर उसे भी बड़ी हैरानी होती है। कुछ दिन बाद सुधीर एक बच्ची को जन्म देता है और उसे पूर्व जन्म के वरदान से मुक्ति मिल जाती है। उधर अंजलि की सूनी गोद भर जाती है और दोनों पति पत्नी सुख से जीवन बिताने लगते हैं। आज तुम आए नहीं, कल अगर नहीं आए तो जॉब से तुम्हें निकाल दूंगा मैं, समझे? पीरियड्स में कैसे जाए कोई ऑफिस, इस बॉस को जरा भी दया नहीं है। अरे कनिका यार, ये स्टेन हर जगह लग जा रहे हैं। पीरियड्स वाला पति। सुनील अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। वो दिमाग का बहुत ही तेज और तर्रार था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पैरवी लगाकर सुनील ने शहर में नौकरी पा ली और अपने परिवार के साथ शहर में रहने लगा। सुनील गांव से शहर तो आ गया था, पर उसकी सोच में कोई बदलाव ना आया। अरे प्रभा, ये क्या यहाँ दीवार के सहारे खड़ी हो? लगता है आते ही बॉस को गुस्सा दिलाने का सोच लिया है तुमने। तुम समझते क्यों नहीं हो सुनील? उफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जाओ और जरा नेहा को मेरे पास भेज दो प्लीज। जाओ और खुद ही उसे बुला लो। पढ़े लिखे गवार हो तुम, गवार। ये कहकर दीवार के सहारे बड़ी मुश्किल से प्रभा अपने दुपट्टे से खुद को ढके बाथरूम की ओर बढ़ने लग जाती है कि तभी उसका दुपट्टा फिसल जाता है और सभी की नजरों में उसका पीरियड स्टेन आ जाता है। ओह गॉड, प्रभा तुम्हें तो बवासीर है। पूरे ऑफिस में सुनील के अलावा किसी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सुनील को हंसता देखकर सब हैरान थे। You're impossible, सुनील।
सुनील की सोच से सभी परेशान थे। गांव से वो शहर तो आ गया था, पर उसकी सोच बहुत ही छोटी थी। उसे औरतों के दर्द से ना ही फर्क पड़ता था, ना ही उसके मन में कोई सहानुभूति थी। और वही उम्र शादी की हो चली थी। सुनील, ऑफिस की क्या कोई लड़की पसंद है तुझे? अरे तुम भी ना माँ, कोई नहीं है। वही मैं कह रही थी कि होगी भी तो छोड़ने का वक्त आ गया था। एक लड़की है, जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ वो मंदिर में पूजा कर रही होती है। ऐसी ही संस्कारी बहू ढूंढ रही थी मैं। अब बस उसके परिवार वालों से बात करके सब नक्की करना है। दोनों परिवारों में बातचीत हो जाती है। पुष्पा की चिकनी चुपड़ी बातों में कनिका के परिवार वाले आ जाते हैं और सुनील की शादी कनिका से हो जाती है और वो बहू बनकर उनके घर आ जाती है। घर की दहलीज पर ही कनिका को रोकती हुई पुष्पा कहती है, देखो बहू, अब तुम अपने घर की नहीं रही, इस घर की हो, तो तुम्हारे लिए वही सब सच होगा जो सुनील कहे और जो मैं कहूँ। इस घर के लोगों की बातें मानकर चलोगी तो जीवन स्वर्ग रहेगा, वरना तुम तो समझदार हो। गृह प्रवेश के वक्त ही ऐसे शब्दों से स्वागत होगा, कनिका ने ऐसा नहीं सोचा था। पुष्पा का हाव भाव तो शादी होते ही बिल्कुल खट्टा सा हो गया था। शादी के दूसरे दिन ही 6 बज गए हैं और तुमने अभी तक अपने पति का टिफिन तैयार नहीं किया है। फुर्सत है क्या ऐसे साज सिंगार से? लगता है मानो दुनिया में पहली बार कोई औरत दुल्हन बनी हो। कनिका, जा टिफिन बना। और हाँ, कैरी छत पर रखी है, मैंने उसमें अच्छे से मसाला मिलाकर रख दिया है। और सुनील घर के बने पापड़ ही खाता है, तो वो भी बनाना मत भूलना, समझ गई? कनिका टिफिन बनाकर तैयार कर देती है और अपनी सास के बताए काम पर लग जाती है। दोपहर में 12 बज रहे थे। कनिका छत पर पापड़ सुखा रही थी कि अचानक ही, हे भगवान, इतना दर्द अचानक कमर में कैसे हो गया है? लगता है पहली बार एक साथ इतना काम कर लिया है, इसलिए होगा। तभी ऑफिस की एक फाइल लेने सुनील घर आ जाता है और कनिका को ढूंढता हुआ छत पर चला जाता है। अरे पागल लड़की, बुद्धि भ्रष्ट है क्या तेरी? पीरियड्स में पापड़ सुखा रही हो, ऊपर से कैरियों को भी देख लिया होगा तूने। ओह गॉड। माँ ऊपर आओ, देखो अपनी बहू की करतूत। अरे करम जली, ये क्या अपनी माहवारी के दाग की प्रदर्शनी करने छत पर नाच रही है? मुझे पता ही नहीं चला माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। पूरे पापड़ काले पड़ जाएंगे। क्या खाएगा मेरा सुनील? अब जा नीचे जाकर नहा ले, अपने कपड़े अलग ही धोना। मैं काम वाली से कहकर तेरा इंतजाम करवाती हूँ। इंतजाम? कैसा इंतजाम माँ जी? तो क्या सुनील के साथ रहेगी ऐसे हाल में तू? छी माँ, इसके साथ इस हाल में मैं कभी नहीं। कनिका को 3 दिनों के लिए अलग कमरे में रखा जाता है, जहाँ वो जमीन पर सोती, अपना खाना उसी कमरे में एक चूल्हे पर बनाती। दर्द से कराहती कनिका पर सुनील को तरस भी नहीं आता। कभी नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा पति और ससुराल मिलेगा। इस पीरियड्स के कारण मुझे अपवित्र समझा जा रहा है। हे भगवान, ये सब क्या है? कनिका पढ़ी लिखी शहर की लड़की थी। वो सभी तरह के नियमों को इज्जत तो देती थी, पर दकियानूसी बातों में विश्वास नहीं करती थी। पर इतने अत्याचारों को सहकर वो भी टूट गई थी। कुछ दिनों बाद कनिका को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, पर 3 महीनों में उसकी माहवारी शुरू हो जाती है और उसका गर्भपात हो जाता है। इसके माहवारी ने तो जीवन ही खराब कर दिया है। डॉक्टर ने कहा है ऐसा आगे भी हो सकता है। अरे तो मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी बेटा, टेंशन ना ले तू। पुष्पा सुनील के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है और 3 महीनों बाद कनिका को पता चलता है कि वो फिर से माँ बनने वाली है। हे प्रभु, अब दोबारा अबॉर्शन में सह नहीं पाऊंगी। कनिका मंदिर भगवान से विनती करने जाती है। वहीं बाहर उसे एक साध्वी मिलती है जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उसके पैर में चोट आने के कारण वो बहुत कष्टों में थी। हे प्रभु। घबराइए मत माँ जी, मैं अभी दवा लाकर देती हूँ आपको, सब ठीक हो जाएगा। कनिका उस साध्वी की पूरे मन से सेवा करती है और वो रोज उसे खाना भी देती और उसके घाव पर मलहम लगाती। घाव जब भर जाता है तो वो कहती है, ये सेब आज रात को तू खाकर सो जाना। जिस चीज का डर था वो अब नहीं होगा, चिंता मत कर बेटा।
कनिका आधे सेब को खाकर फ्रिज में रख देती है और सोने चली जाती है। रात को सुनील आधे बचे हुए सेब को खा लेता है और अगली सुबह माँ, मेरा पेट, मेरी कमर। पुष्पा भागकर कमरे में आती है और दर्द से कराहते अपने बेटे को देखकर चौंक जाती है। तभी उसकी नजर बिस्तर की चादर पर लगे खून के दाग पर पड़ती है। अरे ये क्या है? तुझे क्या हुआ बेटा? और तेरे पैंट में भी ये खून लगा है, ये सब क्या हो गया है? डॉक्टर से सुनील कंसल्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे पीरियड्स हुए हैं। मैं मर तो नहीं जाऊंगा डॉक्टर साहब? नहीं सुनील जी, ऐसे दर्द से तो औरतें हर महीने गुजरती हैं। आपको पीरियड्स हुए हैं, थोड़ा अनयूजुअल है, बट भगवान का दिया शरीर खुद में ही एक मिस्ट्री है। दर्द से सुनील का शरीर टूटने लगता है और वो ऑफिस नहीं जा पाता। उसी रात उसे बॉस का कॉल आता है। आज तुम आए नहीं, कल अगर नहीं आए तो जॉब से तुम्हें निकाल दूंगा मैं, समझे? पीरियड्स में कैसे जाए कोई ऑफिस? इस बॉस को जरा भी दया नहीं है। अरे कनिका यार, ये स्टेन हर जगह लग जा रहे हैं। अरे आप आराम कीजिए, मैं हॉट बैग लेकर आती हूँ, और पैड भी, फिर दाग नहीं लगेगा। कनिका सुनील की बहुत केयर करती है और उसे सुला देती है। अगली सुबह अगर कनिका ने हॉट बैग से सिकाई नहीं की होती तो पता नहीं रात कैसे काटता मैं। तभी उसकी नजर बेडशीट पर पड़ती है। ओह गॉड, फिर से बेडशीट पर स्टेन लग गए। लग गया तो लग गया, मैं धो दूंगी। आप तैयार हो जाइए, ऑफिस जाना है आपको। औरतें कैसे झेलती हैं ये सब, इतना चिड़चिड़ापन, मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से पैरों को फैलाए सुनील ऑफिस में सबके सामने जाता है, जिसे देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। कल ऑफिस नहीं आया और आज चाल बदल गई, हाँ? बवासीर हो गया है क्या? सुनील की नजरें झुक जाती हैं। दर्द में कराहता हुआ वो किसी तरह सब कुछ मैनेज कर रहा होता है कि तभी उसे लीकेज हो जाती है, जिसे देख प्रभा भागकर उसे अपने दुपट्टे से कवर कर लेती है। तुम्हारी पैंट पर ब्लड स्टेन है यार, तुम बाथरूम में जाओ। मैं ऐसी लायक हूँ प्रभा, मुझे पीरियड्स हुए हैं, मैंने तुम लोगों का दर्द नहीं समझा, उसी की सजा है ये। प्रभा के साथ साथ ऑफिस की सभी लड़कियां सुनील का काम खुद कर देती हैं और उसे घर भेज देती हैं। ये सब देखकर सुनील का मन भर आता है और वो अपनी माँ से कहता है, मैं बहुत गलत था माँ, बहुत गलत। माँ, तूने मुझे अलग कमरे में क्यों नहीं सुलाया? मैं भी तो अछूत हूँ ना, कनिका को भी घिन आती होगी मुझसे। नहीं जी, अब मुझे बच्चा होगा। एक साध्वी जी मिली थी, उन्होंने एक सेब दिया था जिससे मेरा पीरियड्स रुक गया, जबकि मैंने उसे बस आधा ही खाया था। और मेरा शुरू हो गया क्योंकि आधा मैंने खाया था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वही साध्वी वहाँ कनिका की तबीयत पूछने आई होती है, जिसे देख सुनील और कनिका उसके पैरों पर गिर जाते हैं और सब लोग सुनील को ठीक करने की विनती करते हैं। ईश्वर भी ना बड़े खेल खेलता है। ये लो, ये आम, इसे तुम खाना सुनील, सब अच्छा हो जाएगा बेटा। सुनील उस आम को खाकर पहले की तरह ही ठीक हो जाता है, पर उसे अब एहसास हो चुका था कि पीरियड्स एक मजाक नहीं है, और साथ ही वो औरतों की इज्जत करना भी सीख गया था। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।